आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम में। और आज हम पढ़ेंगे संसद के पार्लियामेंट के वन लाइनर क्वेश्चन, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आगामी पेपर्स के लिए, चाहे वो उत्तराखंड में एसआई या कांस्टेबल या वीडियो का एग्ज़ाम हो और या कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो। पार्लियामेंट से क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है। और जो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह से कर रहे हैं, महेश बड़वाल जी की बुक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। और उत्तराखंड में जितने भी जीके के क्वेश्चन होते हैं इसी बुक से ही बनाए जाने का ट्रेंड देखा गया है। तो आइए इसे वन लाइनर को सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, तो इसके लिए जो हमारा हो जाएगा आर्टिकल 110 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र सौंपेगा तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया। तो ये था वर्ष 1971 की। तो यहाँ पे क्या किया, ये आर्टिकल 82 हमें याद रखना है। इसमें क्या है, लोकसभा की सीटों का राज्यों के बीच आवंटन। जैसे हम देखते हैं कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो इसका आवंटन किसके आधार पर किया गया था, वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों से ही चयनित होता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है लोकसभा के सदस्यों से ही चयनित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं जो दे रखा है, राज्य की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है। तो ये है 249। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, एकांतिक शक्ति मतलब 249 के अंतर्गत राज्यसभा कोई भी ऐसा बिल ला सकती है, मतलब कोई भी ऐसा कानून बना सकती है, मतलब जो देश हित के लिए हो। तो इसमें क्या कर सकती है वो राज्य, मतलब जैसे हमें पता है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, तो राज्य सूची के विषयों पर भी यहाँ पे कानून बनाया जा सकता है, आर्टिकल 249 का। तो ये राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद का वर्णन किया गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है। तो इस चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये हो सकती है 552। ठीक है। और इसमें क्या होता है, 550 तो वैसे नॉर्मल सदस्य होते हैं, और 2 जो होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं, जिनको अभी हाल ही में हटा दिया गया है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है, वो है आर्टिकल 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति, ये कोरम की बात कर रहा है, सदन की कुल संख्या का 1/10 संख्या होती है। ये गणपूर्ति कोरम क्या होता है, मतलब अगर इतने सदस्य नहीं होंगे लोकसभा या राज्यसभा में, तो उस दिन की बैठक को बैठक नहीं माना जाएगा और कोई भी विधेयक पारित नहीं कर सकते। 1/10 तो चाहिए ही चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं कि 550 है अधिकतम, तो इसमें से 1/10 यानी 55 लोग तो होने ही चाहिए, जैसे लोकसभा में सकते हैं, तभी जाके उनकी बैठक को माना जाएगा या कोई विधेयक बिल पेश कर सकते हैं। अगर 55 से कम लोग आ रहे थे तो उसको गणपूर्ति कोरम नहीं माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, वह है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु की ज़रूरत होती है। तो ये है न्यूनतम आयु 30 वर्ष की। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी चाहिए जाती है, 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी होती है, ये होती है 250। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उस सदस्य से नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, और उस उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, उनका चुनाव के द्वारा चयनित होकर आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है 253, आर्टिकल 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। तो ये MCQ क्वेश्चन भी आता है कि संसद में कौन कौन शामिल होता है। संसद = हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति, लोकसभा और प्लस राज्यसभा।
ये मिलके बनाएंगे संसद। और लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण वर्ष किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये रहेगा वर्ष 2026 तक। 1971 तक है, मैंने आपको पहले बताया था, इसको आपको एकदम याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ संसद से संबंधित कुछ आर्टिकल अनुच्छेद दिए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संसद का गठन जो है 79 में है। राज्यसभा की संरचना, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संसद का गठन 79, राज्यसभा आ जाता है, पहले बड़े को लेंगे, ऐसे आप याद रख सकते हैं, वो है 80 में। फिर हम थोड़ा छोटे को ले लेते हैं, लोकसभा, जिसे लोअर हाउस कहते हैं, की संरचना 81। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन 82 में। संसद के सदनों की अवधि 83 में। संसद के सदस्यों के लिए अर्हता 84 में। संसद के सत्र 17वें विघटन 85 में। राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार 86 में। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण 87 में, आर्टिकल 87 में। और संसद सदनों के संबंध में मंत्रियों व महान्यायाधीश का अधिकार 88 में। और 89 में हो जाएगा राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। 90 आर्टिकल में हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाए जाना। 91 में हो जाएगा सभापति के कर्तव्य के निर्वहन तथा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। 92 हो जाएगा जब राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तथा पीठासीन अधिकारी ना हो। और 93 की बात करें लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। और 94 लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति तथा त्यागपत्र हटाए जाना। 95 लोकसभा उपाध्यक्ष तथा किसी अन्य व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। और 96 हो जाएगा जब लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन का ना होना। 97 सभापति व उपसभापति, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। 98 संसद का सचिवालय। 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और जो 100 हो जाएगा हमारा दोनों सदनों के मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गुणपूर्ति। 101 स्थानों का रिक्त होना। 102 संसद के सदस्यों के लिए निहरताएं, इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 102 संसद के सदस्यों के लिए निहरताएं। 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न और निर्णय। और 104 हो जाए जो आर्टिकल अनुच्छेद 99 के अंतर्गत लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहट न होते हुए अथवा निर्हित किए जाने पर भी सदन की बैठक तथा मतदान करने का दंड। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ आपको। 79 संसद का गठन, 80 राज्यसभा की संरचना और 81 लोकसभा की संरचना। ये आर्टिकल आपको याद रहने चाहिए। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। ये 31वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। पहले 525 थे, तो उनको बढ़ाकर लोकसभा की सदस्य संख्या को 545 कर दिया गया। वर्तमान में 550 है अधिकतम। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिए। 31वां संविधान संशोधन। लोकसभा के को कार्यकाल पूरा होने से पहले किस द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है, अगर प्रधानमंत्री की अनुशंसा करे, और किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें हैं? अनुसूचित जनजाति यानी STs के लिए बात करें तो ये हैं आरक्षित रिजर्व सीटें सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल आपात की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? हमें पता है, भारत का राष्ट्रपति, जिसको अब हटा दिया गया है। और लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह है 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष की आयु में आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या 545। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के में कहाँ से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं।
और अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो दूसरा पूछने का भी काफ़ी ट्रेंड चलता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। यह है महाराष्ट्र में 48, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोक निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल तो हो जाएगा लद्दाख। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो भारत की संचित निधि होगी उस पर जो भारित व्यय होंगे, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उससे संबंधित अन्य व्यय, और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते, और ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर हो, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन, और भारत के नियंत्रक और वेतन और पेंशन, ऐसे व्यय जो संविधान अथवा अन्य संसद द्वारा निर्मित किसी से संबंधित भारित घोषित किया जाए। तो ये सारी चीज़ें संचित निधि से किए जाते हैं, सारे खर्च आपको पता होने चाहिए। और अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये उन्नाव हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 25 अक्टूबर 1951 को। 1951 में हुए थे से 21 फरवरी 1952 के मध्य। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित करें दे तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है। इसके लिए क्या है, लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से एक संकल्प को पारित करना पड़ेगा। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कम से कम यहाँ पे कितने सत्र बुलाने अनिवार्य है? वो हैं 2। लोकसभा में बिहार को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष का। और प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। तो यहाँ पे उस समय नई लोकसभा बनी होती है तो उसमें वैसे स्पीकर नहीं होता है, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक पद का प्रयोग कब करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर हर टाइम वोट नहीं देता है। जब दोनों स्थिति में ड्रॉ की स्थिति होती है, बराबर वोट देखने को मिलता है दोनों साइड, तो वहाँ पे किसी विधेयक के प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिए, ये थे जीवी मावलंकर जी, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट की जांच कर किसके पास सौंपता है? तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, संसद। तो संसद इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये 25 होते हैं, 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। संसद के सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। जो गवर्नमेंट बिल क्या होते हैं? अगर कोई मंत्री किसी बिल को पेश कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बिल या सरकारी विधेयक। अगर उसके अलावा, मंत्री के अलावा कोई भी, मंत्री होना जरूरी है, मंत्री के अलावा अगर कोई उस पार्टी का भी है तब भी अगर वो बिल पेश कर रहा है तो उसे गैर सरकारी विधेयक की ही संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, परंतु प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में भी सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और उनकी संख्या 12 होती है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी राज्यसभा के लिए।
1980 और 86 में। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी, 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति की या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्य विधानसभा में अगर कोई भी धन विधेयक करना है तो उसके लिए राज्यपाल की संस्तुति जरूरी है। जैसे कि क्या होता है, संसद में किसकी संस्तुति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। वे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। वो थे हमारे जीवी मावलंकर जी। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। अभी हमने देखा था कौन कौन से चीज़ें उस पर भारित है संचित निधि पे। और धन विधेयक की बात करते हैं। संसद में किस सदन में पुनर्स्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। धन विधेयक राज्य विधानमंडल में किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? केवल विधानसभा में। विधान परिषद में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा की जाती है? आर्थिक विभाग के द्वारा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह हेतु प्राप्तियों से संघ सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व की निधि भारत की संचित निधि में जमा होती है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? इसके निर्णय का पूर्ण अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। संचित निधि से धन निकालना तो संसद की मर्जी से निकाल सकता है, अपनी मनमर्जी से नहीं। लेखा अनुदान संघ सरकार को किस प्रकार अनुमानित करता है? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे देखा है साधारण विधेयक और धन विधेयक में तुलना कर रखी है। और जो साधारण विधेयक होते हैं वो क्या कहते हैं, इसे लोकसभा तथा राज्य सभा कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है और जो इन्हें केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है धन विधेयक को। और इसे मंत्री तथा गैर मंत्री दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, पर धन विधेयक को केवल मंत्री प्रस्तुत करेंगे, जो मंत्री होंगे। इसे संसद में प्रस्तुत करने से राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए, पर इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। इससे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, तो इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसे राज्यसभा में 6 महीने तक रोक सकती है और राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए ही रोक सकती है। और इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं है और इसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता है। और अगर हम साधारण विधेयक की बात करें तो इसके लिए क्या होता है, असहमति होने पर संयुक्त विधेयक बैठक बुलाई जा सकती है और इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया गया हो। अगर साधारण विधेयक को मंत्री ने प्रस्तुत किया गया है तो विधेयक को के अस्वीकृत होने में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। इसमें भी यही होता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत नहीं किया जाता, परंतु स्वीकृत और अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है। इसको पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं, पर स्वीकृत और अस्वीकृत कर सकता है राष्ट्रपति धन विधेयक को। पर साधारण विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है तथा पुनर्विचार के लिए भी लौटाया जा सकता है। ये थे धन विधेयक और साधारण विधेयक। अगला पढ़ते हैं एस्टिमेट्स कमेटी जो होती है, प्राक्कलन समिति, और इसके सदस्यों का गठन लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही होता है सर। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के दोनों के संबंध में हो सकती है। धन विधेयक के संबंध में नहीं हो सकती है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकांश अंतराल 6 महीने का होता है।
आकस्मिक निधि जो होती है राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं बिना संसदीय स्वीकृति के। एक तो हमने संचित निधि करा, उसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है, पर आकस्मिक निधि जो होती है उसका खर्च राष्ट्रपति अपने मर्जी से कर सकते हैं बिना संसद की परमिशन के और स्वीकृति के। लोकसभा के विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो ये द्वितीय वाचन में होती है। और कटौती प्रस्ताव को और किस नाम से आता है? इसे समापन प्रस्ताव के नाम से आता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए और राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? केवल 14 दिन तक। यदि वार्षिक संघीय बजट को लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित उसको त्यागपत्र दे देता है, वार्षिक संघीय बजट अगर पारित नहीं हुआ हो तो। और लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संयुक्त अधिवेशन की जॉइंट सीटिंग की जो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो यह है प्राक्कलन समिति, ये केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा बनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है? ये अंतर्राष्ट्रीय बिना राज्य की सहमति से। संसद के लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। और अगले क्वेश्चन, भारतीय संसद के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है संसदीय जो समितियां होते हैं उनके माध्यम से। हमने अभी अलग अलग संसदीय समितियों को देखा। और सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? तो विश्वास प्रस्ताव। जैसे हम देख रहे हैं कि विधानसभा में भी होता है, जैसे कि दिल्ली की गवर्नमेंट भी अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाते रहती है और लाई है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो 1961 का था दहेज उन्मूलन विधेयक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस पर हुई थी संयुक्त बैठक। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। संसद के में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद विधानसभा के किसी सदस्य द्वारा की सदस्यता समाप्त अगर कोई भी बंदा है अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, बिना सूचित किए सदन को बिना बताए 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता लगातार, तो उसकी संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया जाएगा। और संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्य ऐसा संकल्प पारित करती है। हमने देखा वो आर्टिकल 249 वाला, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब वह मंत्री किसी मामले या तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। और संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु 18 वर्ष है। और लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितना हो सकती है? तो 1 घंटा। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने के उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। और इम्पॉर्टेंट है, भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक समस्या से प्रतिबंधित है। हम संसद में जो कार्यवाही हो रही है उसे हम कोर्ट में उसके खिलाफ नहीं जा सकते कि ऐसी कार्यवाही क्यों हो रही है, तो भारतीय संसद की संप्रभुता द्वारा प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन माना जाता है? तो भारत की। और सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो प्रथम घंटा कहलाता है प्रश्नकाल। जो पहला घंटा होता है प्रश्नकाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और ये संसद से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ थे और आपको इन्हीं में से ही आगामी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो में क्या इम्प्रूव करना चाहिए ये प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।